हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये सचिवालय सहायक के लिए आपका टेस्ट सीरीज है जो प्लेटफॉर्म के द्वारा चलाया जाता है और इसका ये टेस्ट नंबर आज हम 10 को डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। इससे पहले हम आपको 9 टेस्ट करा दिए जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन है ये सब आपके सिलेबस में जैसा पैटर्न है बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ जो पहला क्वेश्चन, देखिए आपको पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा तभी जा कर के आप सिलेक्ट हो पाइएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जितना भी बात लिखा गया उस सभी को आप ध्यान से देखिए एक बार। इस सभी बात जो यहाँ पे जितना भी पॉइंट लिखा गया ये सभी आपको क्वेश्चन ही है। देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है किस समय की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। चित्राक्षर कहने का मतलब ये है कि उसको पढ़ा नहीं गया है अभी तक, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे कि सैंधव काल का जो लिखा हुआ चीज़ है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया, मतलब वो सांकेतिक है या अपठनीय है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जबकि अगर हम ऑप्शन ए की बात करें मौर्य काल की, तो यहाँ पे मौर्य काल के समय में आपका अर्थशास्त्र लिखा गया था चाणक्य के द्वारा, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, तो वो बिल्कुल पढ़ा गया है। अगर हम बात करें कि अभिषेक मतलब जो यहाँ पे अशोक का जो शिलालेख था जो कि ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था या खरोष्टी में भी था, वो भी पढ़ा गया है, उसको भी पहचाना गया है। अगर हम बात करें मौर्य काल के समय ही एक पुस्तक और लिखा गया था इंडिका, ठीक है, जो मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया था। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो ये आपका वैदिक काल है, जो कि इसका जानकारी आपको वेदों में पूरा दिया गया है, तो ये भी आपको पढ़ा गया है, मतलब संस्कृत में है, वेदों की जो जानकारी है वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इसमें अभी जो भी है वो सब सांकेतिक भाषा में पढ़ा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साम्यवाद किस धर्म का यानी कि मूल धारा है। साम्यवाद को एक और नाम से जानते हैं, अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जैन धर्म से संबंधित है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ शैव धर्म है। शैव धर्म को साउथ भारत में या साउथ इंडिया में नैनार के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैसे कि यहाँ पे जो भी आप दिया गया आप समझ गए हुए कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये ऑप्शन आपका 5 से मिल जाएगा। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये नेपाल में पड़ता है, और 563 ईसा पूर्व में हुआ था और साल वृक्ष के नीचे हुआ था, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, महाभिनिष्क्रमण की बात करें तो ये 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग करके चले गए थे, कपिल वस्तु गए थे, ठीक है, और किससे, घोड़ा पे सवार होकर के गए थे। अगला आपका मतलब 3 नंबर में सी में जो है ये कह रहा है कि महाबोधि। महाबोधि ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये गया में पड़ता है और यहीं पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 35 वर्ष की अवस्था में, मतलब 6 वर्ष तपस्या करने के बाद। अगर हम बात करें ऑप्शन डी का तो ये धर्मचक्र परिवर्तन है, जो कि इनका पहला उपदेश था महात्मा बुद्ध का, ये सारनाथ में दिए थे और इसी को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। ये यूपी में पड़ता है सारनाथ। अगला देखिए, अगला आपका है कि महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब है कि जब इनका मृत्यु हुआ था उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और ये कुशीनगर में हुआ था, ये भी यूपी में है। और इनका जो महाभिनिष्क्रमण हुआ था 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हुआ था। तो अब आप क्वेश्चन को समझ गए अच्छे से। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप खुद भी सभी नोट को एक बार बना के देखिए कि कितना मेहनत लगता है, ठीक है। तो एक बार लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको एक बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए, और जो भी लिखे वो सब वही बातें लिखें जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल टाइम पास करने वाली बात ना लिखें। देखिए अगला है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी कि व्यापारिक नगर कौन था। तो देखिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था संगम काल के, वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पुहार था। और ये कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। चोल का जो मतलब व्यापारिक केंद्र था, किसका ये व्यापारिक केंद्र था, तो चोल का, ठीक है। और संगम काल में सबसे जो महत्वपूर्ण जो था डायनेस्टी वो चोल ही डायनेस्टी था। देखिए संगम काल का मतलब क्या है, ये विद्वानों का एक सभा था, ठीक है, जो कब से कब तक चला था, तो ये 100 से लेकर 250 ईस्वी तक चला था, ठीक है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें अरिकमेडु का, तो ये एक बंदरगाह था जो कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पांडिचेरी में पड़ता है। कहाँ पे, पांडिचेरी में, ठीक है। अगला देखिए, अगला अगर हम मदुरई की बात करें तो ये एक प्रशासनिक यानी कि राजनीतिक टाइप के राजधानी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते ताकि आप अच्छे से इसको देख सकें। देखिए
आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसके शासनकाल के दौरान चोल जो साम्राज्य है अपने उच्चतम शिखर पे था, मतलब सबसे ज़्यादा विकास कर गया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि राजेंद्र प्रथम के समय में चोल जो था शासक या शासनकाल था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, सबसे ज़्यादा विकसित हो गया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस समय में मतलब राजेंद्र प्रथम के टाइम में ही मतलब चोल जो डायनेस्टी था ये पूरे मतलब राजेंद्र प्रथम जो थे ये चोल डायनेस्टी के थे और ये पूरे के पूरे श्रीलंका पे अपना अधिकार जमा लिए थे। ठीक है, चोल साम्राज्य की स्थापना यानी कि 850 ईस्वी में हुआ था और इसका स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे राजा राम प्रथम के, तो ये भी चोल डायनेस्टी से थे और ये श्रीलंका के जो उत्तरी भाग है उस पे ये विजय प्राप्त कर लिए थे, जबकि पूरे श्रीलंका पे राजेंद्र प्रथम ने विजय प्राप्त किए थे। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है कि गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। किसके? लक्ष्मण सेन के। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मण सेन जो थे ये यानी कि सेन वंश के अंतिम शासक थे और ये भी माना जाता है कि इनके मृत्यु के बाद मतलब हिंदू शासक जो था उस समय समाप्त हो चुका था लगभग। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका लिखा है कि वल्लभ सेन की अगर बात करें तो ये भी सेन वंश के ही थे और इन्होंने 2 पुस्तक लिखे जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो है आपका दान सागर और दूसरा है आपका अद्भुत सागर। ये दोनों पुस्तक बल्लाल सेन के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो ये 1206 से लेकर के और 1210 तक बैठा था और इसके बाद इसका बेटा जो है आराम शाह ये बैठा गद्दी पे, लेकिन ये बहुत कम ही 8 महीने के बाद ये गद्दी छोड़ दिया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश के संस्थापक हैं और इसके बाद जब आराम शाह के बाद ये आराम शाह थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटा था, लेकिन इल्तुतमिश क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद था। तो आराम शाह के मृत्यु के बाद गद्दी पे कौन बैठा? तो इल्तुतमिश बैठा और ये 1210 से लेकर के और 1236 तक इसका दामाद है ये रहा। इसके बाद जो है रजिया सुल्तान जो पहली महिला शासक थी वो 36 से 40 तक रही थी। अगला आपका नासिरुद्दीन महमूद के बारे में बात करें तो ये 1246 से लेकर और 66 तक रहे थे और इनके बारे में ये कहा जाता है कि एक ऐसा शासक थे जो अपना जीवन यापन के लिए टोपी सी करके अपने जीवन के यापन करते थे। अगला देखिए, अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि यानी कि अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो कैप्टन हॉकिंस जो था ये 1608 ईस्वी में आया था, जबकि सर टॉमस रो जो थे ये 1615 में आए थे। जबकि अगर जहांगीर के आप शासनकाल देखिएगा तो ये 1605 से लेकर और 27 तक था। तो मतलब ये दोनों किसके शासनकाल में आए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में आए थे और यानी कि कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि भी दिए थे। जबकि अकबर की बात करें तो इसका जो शासनकाल था 1556 से लेकर के और 1605 ईस्वी तक था और अकबर के शासनकाल में रॉल्फ फिंच जो है ये भारत आया था। कौन? रॉल्फ फिंच जो भारत आया था। अगला है आपका ऑप्शन सी शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल 1628 से लेकर के 58 तक था और इसके शासनकाल में बर्नियर भारत आया था। औरंगजेब की बात करें तो इसका शासनकाल था 1658 से लेकर के और 1707 तक और ये बर्नियर जो है भारत में 6 बार आया था और ये शाहजहां के भी शासनकाल में आया था और औरंगजेब के भी शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि यहाँ पे सूची मिलान करना है। तो जैसे कि कार्नवालिज की अगर हम बात करें तो न्यायिक तथा रिवेन्यू प्रशासन से संबंधित हो जाएगा और कार्नवालिज के शासनकाल जो भारत में था ये 1783 से लेकर के और 93 तक था। वेलेजली की बात करें तो ये सहायक संधि के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इस संधि के माध्यम से 1798 में पहली बार जो है हैदराबाद के निजाम ने इसको स्वीकार किया था सहायक संधि को। अगर हम विलियम बेंटिक की बात करें तो ये आपको नीचे मिल जाएगा और व्यपगत के सिद्धांत की बात करें तो ये आपका डलहौजी से रिलेटेड है। हम अभी आपको नीचे दिखाते हैं। देखिए आपका यहाँ पे लिख भी दिए हैं। देखिए डलहौजी जो है किससे? तो ये 1848 में सतारा को अपने राज्य में मिला लिया था और ये किससे संबंधित था? तो ये यानी कि व्यपगत नीति से संबंधित था। जबकि वहाँ पे आप क्या देखिए ऑप्शन सी में जो देखे हैं यहाँ पे ना, देखिए यहाँ पे जो विलियम बेंटिक देखे हैं तो ये आपका ऑप्शन मतलब जो 4 में ये हो जाएगा। जैसे कि विलियम बेंटिक प्रांतीय न्यायालयों की समाप्ति से संबंधित हो जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो कोई ज़रूरत नहीं कि ऑप्शन मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया गया वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि आपके एग्जाम
एग्जाम में जो आएगा वो ये चीज़ आएगा, आप ये चीज़ें समझे रहिए, ठीक है। ये 2 पेज में होने की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो गया। अगला देखिए, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जहाँ केवल यानी कि कायरता, जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहाँ मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय यानी कि बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियार का सहारा ले। यह कथन किसने कहा था? मतलब ये कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि अगर आप बेइज्जती हो रहे हैं, ठीक है, तो अपने मतलब जैसे कि इज्जत को बचाने के लिए हथियार का भी सहारा ले सकते हैं। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कथन कहा गया था। और कब? तो 1946 में ये कथन महात्मा गांधी जी कहे थे। जबकि ऑप्शन सी की बात करें तो लोकमान्य तिलक की बात करें तो ये होम रूल लीग की स्थापना किए थे 1916 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टैक यानी कि स्टैक का मतलब क्या होता है? एक ढेर होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ के माध्यम से एक ढेर बन जाता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टैक स्थलाकृत का निर्माण निम्नलिखित में से किस यानी कि प्रक्रम द्वारा होता है? तो किस प्रक्रम के द्वारा होता है? तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाए कि जो सागरीय लहर जो होता है ना उसी के द्वारा होता है। जैसे कि जो सागर में लहर आता है तो ये अपने पानी के साथ बहुत सारे बालू कंकर लेकर के आता है और एक जगह ये ढेर बना देता है इस टाइप के, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैक बोलते हैं। जबकि ऑप्शन ए में क्या है कि बहता हुआ जल, बहता हुआ जल जो नदी का जल बहता है तो उसके वजह से क्या होता है? नदी किनारा को काटता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनता है? तो गॉर्ज या कैनियन बनता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, टैगा अथवा कोणधारीय वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सा है? तो देखिए टैगा वन और कोणधारीय वन कहाँ पे मिलता है? तो ये आपका मरुस्थल में मिलता है। कहाँ पे? मरुस्थल में। तो ऑप्शन आपका क्या है? ये जलोढ़। देखिए जलोढ़ मिट्टी वहाँ पाया जाता है जहाँ पे बार बार बाढ़ आता है, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो क्या मरुस्थल में बाढ़ आता है? तो नहीं, तो ऑप्शन ए तो आपका नहीं होगा। उसके बाद लेटेराइट की बात करें तो ये चट्टानों से टूट करके बनता है, ठीक है, और इसका कलर थोड़ा सा लाल होता है। अगर हम सी की बात करें तो ये कोई भी मिट्टी का प्रकार नहीं है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें ऑप्शन डी का तो यानी कि पोर्टजोल जो है यही मिट्टी है जो आपका इसी मिट्टी में कौन सा होता है? तो टैगा या कोणधारीय वन पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि रबर किस जलवायु का मतलब पौधा है? तो रबर जो है किस जलवायु का पौधा है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वहीं पे पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहता है और वर्षा भी काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। इसको रबर को अच्छे से होने के लिए लगभग 27 से कितना? तो 30 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर चाहिए, तापमान, और 200 डिग्री सेल्सियस तक क्या चाहिए? तो वर्षा चाहिए। अगला देखिए, अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पालघाट दर्रा यानी कि निम्न में से कौन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट जो है ये आपका केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। किसको? केरल और तमिलनाडु को। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला जो जैसे कि आपका थाल घाट है, भोर घाट है, तो ये दोनों दर्रा कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में पश्चिम घाट में पड़ता है। अगला देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि तमिलनाडु के तटीय भाग में जाड़े में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती? तो देखिए जो वर्षा का जो प्राप्ति होता है भारत में, ये जो सबसे मैक्सिमम वर्षा होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम ऐसे मान लेते हैं ये आपका नॉर्थ हो गया, ठीक है, और ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो जो सबसे मैक्सिमम वर्षा जो भारत में होता है वो इधर के मानसून से, जैसे कि अरब सागर में जो मानसून आता है ना, इसके वजह से ऐसे पूरे भारत में मैक्सिमम वर्षा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि जाड़े के मौसम में जो आपका तमिलनाडु में यहाँ पे जो वर्षा होता है वो आपका जैसे कि उत्तर और पूर्व भारत के मानसून की वजह से यहाँ पे वर्षा होता है। तो क्वेश्चन के आंसर आपका हो जाएगा कि उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से जाड़े के मौसम में तमिलनाडु में वर्षा होता है। ये नवंबर दिसंबर में होता है। लेकिन मैक्सिमम वर्षा जो होता है भारत में ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ऐसे होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी का तो यहाँ पे लिखा है बंगाल की खाड़ी में जो तूफान होता है इसके वजह से चक्रवातीय वर्षा होता है। और ये कहाँ पे? तो जैसे आपका उड़ीसा के तट पे होगा, वेस्ट बंगाल में होगा, और आंध्र प्रदेश में ये आपका बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आता है उसकी वजह से चक्रवातीय वर्षा होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है 16 नंबर, क्या कह रहा है? दोस्तों हम आपका टाइम कहीं पे भी 1 सेकेंड भी खराब नहीं करते हैं, तो आपका जिम्मेदारी बनता है इतना कि ज़रूर आप वीडियो को शेयर करें। देखिए
अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो इंटरनेशनल डेट लाइन का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1884 में इसका निर्धारण किया गया था। और ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है ये आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा होता है, जिसको आप लॉन्गिट्यूडनल लाइन के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो मतलब डेट लाइन का जो बैठक हुआ था ये कहाँ पे, तो DC वाशिंगटन अमेरिका में इसका बैठक किया गया था। अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, करा निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। तो यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जो जाना जाता है ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जानते हैं। ये मैक्सिको के खाड़ी से निकलती है। कहाँ से, मैक्सिको के खाड़ी से निकलता है। जबकि अगर हम बात करें कन्नाडी का तो ये आपका एक ठंडी जलधारा है। कैसा है, ठंडी जलधारा है। और बेगुला की भी बात करें तो ये भी आपका ठंडा जलधारा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि जैसे कि आपका बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा जो है किस राज्य में पड़ता है। हालांकि ये जोजिला जो है अभी लद्दाख में पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में लद्दाख नहीं दिया गया, तो इसका आंसर आपका जम्मू कश्मीर ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। और ये यूटी जो है मतलब लद्दाख जो है सबसे बड़ा अभी यूटी है भारत में। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे आपका नाथुला और जिलेपला 2 दर्रा पड़ता है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के तो यहाँ पे शिवकिला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, तो शिवकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में। अगला देखिए, अगला फिर से एक मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया और फिर से ही दूसरे पेज में चला गया। कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं, यही चीज़ आपको ऑप्शन में मिलेगा आगे। जैसे कि आपका फोकी जो झील है ये कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। आपको ऑप्शन आगे में मिल जाएगा। ठीक है, फोकी कहाँ पे, महाराष्ट्र में पड़ता है। जबकि आपका हाइटिंग जो है ये कहाँ पे, तो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, हाइटिंग उड़ीसा में। ठीक है, आगे देखिए आप, आगे जैसे कि यहाँ पे आप जयसमंद देखिएगा। ठीक है, तो जयसमंद जो आपका पड़ता है कहाँ पे, तो ये राजस्थान में पड़ता है। पेरियार झील जो आपका केरल में, जबकि आपका नागिन झील जो है कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो आई थिंक आप क्वेश्चन को समझ गए होइएगा। ठीक है, समझ गए अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में प्रतिपादित किया था। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा ऐसा मामला था जिसमें कहे थे कि जो संविधान के आधारभूत संरचना है उसको मतलब सुरक्षित रखना है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केशवानंद भारतीय। ये बनाम केरल होता है लेकिन यहाँ पे सीधे लिखा हो केशवानंद भारतीय का मामला था। ठीक है, तो ये एक्चुअली कब का मामला था, ये 1973 का मामला था। ये भी आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहे थे इस मामले में कि आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान में संशोधन संसद कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके कोई मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। संशोधन ऐसा करना है जैसे लोगों को हित में हो। समझ के बातों को। देखिए ऑप्शन 1 को भी देख लीजिए। जैसे कि शंकर प्रसाद का मामला जो था इसमें ये 1952 का मामला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया था कि जो आर्टिकल 368 है ये राजस्थान का मामला था। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये पूछे थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये बताए थे कि 368 का जो मामला है, सॉरी एक बार और सुनिए इसको। देखिए शंकरी प्रसाद वाला जो मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया था कि 368 के माध्यम से संसद जो है या लिमिटेड है उसके पास शक्ति मतलब संशोधन करने का, या अनलिमिटेड मतलब उसके पास शक्ति है, ये चीज़ें इसमें पूछा गया था। ठीक है, लिमिटेड शक्ति है संसद के पास या अनलिमिटेड शक्ति है, ये चीज़ें इसमें पूछा गया था शंकरी प्रसाद मामला वाला में। ठीक है, गोलखनाथ बनाम वाला की अगर बात करें तो ये पंजाब से रिलेटेड मामला था। कहाँ से, पंजाब से रिलेटेड ये मामला था। और इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि 368 के माध्यम से मौलिक अधिकार में कोई भी संशोधन संसद नहीं कर सकता, ऐसा बोला था गोलखनाथ बनाम पंजाब में। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करें, मिनर्वा मिल्स की बात करें तो ये 1980 का मामला है। ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक है। क्या है, एक दूसरे के पूरक है। एक बार और आप सब ऑप्शन को 2 सेकंड में सुन लीजिए। देखिए शंकरी प्रसाद जो है ये आपका राजस्थान के मामला था और इसमें सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया था कि क्या संसद के पास संशोधन करने का लिमिटेड शक्ति है या अनलिमिटेड शक्ति है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी में आपका गोलखनाथ बनाम पंजाब से रिलेटेड मामला था, 1967 का ये बात है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि मौलिक अधिकार में संसद संशोधन नहीं कर सकता है। जबकि ऑप्शन सी में केशवानंद भारतीय जो मामला था ये केरल का मामला था। ठीक है, और ये इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आप संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचा में कोई भी बदलाव नहीं ला सकते। जबकि आपका मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था ये 1980 का मामला था और इसमें सुप्रीम कोर्ट बताए थे कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक है। अगला देखिए,
अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि किस प्रकार के विधेयक पर संसद दोनों सदनों में मतभेद हो तो यानी कि दूर करने के लिए राष्ट्रपति सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो मतलब सीधा सीधा है कि राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं किस टाइप के विधेयक में। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, साधारण विधेयक पर अगर दोनों सदनों के अंदर अगर कोई भी मतभेद चल रहा है तो उसको समाप्त करने के लिए साधारण विधेयक के ऊपर क्या बुलाया जाता है, तो मतलब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और ये आर्टिकल 108 के द्वारा बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसका अध्यक्षता जो है कौन करते हैं, तो लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये चीज़ों को आपको याद रखना, अभी तक जो है कितने बार, तो 3 बार, कितने बार, 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है राष्ट्रपति के द्वारा। एक पहला जो है आपका 1961 में बुलाया गया था, जो कि यानी कि दहेज निषेध पे कानून बनाना था। ठीक है, दूसरा जो है आपका 1978 में बुलाया गया था, जो बैंकिंग से रिलेटेड कानून बनाना था। तीसरा जो है आपका 2002 में बुलाया गया था, जो कि आतंकवाद विरोध कानून बनाना था। ठीक है, तो ये 3 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। जबकि अगर हम धन विधेयक की बात करें तो ये आर्टिकल 110 में आता है। ठीक है, और इसमें लोकसभा के ही ज़्यादा अधिकार होता है, ये सिर्फ राज्यसभा इसे 14 दिन तक ही रख सकता है। ठीक है, तो धन विधेयक के मामले में कोई भी संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता है। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। ठीक है, तो ये आपका फ्रांस के न्याय प्रणाली से प्रेरित है। और ये आर्टिकल 127 में ऐसा लिखा गया कि प्रेसिडेंट के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। कब, तो तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्ति तब किया जाता है जब कोई कोरम का पूर्ति न हो रहा उस टाइम में, तब उसको नियुक्त किया जाए। कोरम का मतलब क्या कि जितना जैसे कि सदस्य मेंबर है उसके अगर 1/10 या 10% अगर नहीं पूर्ण रहा है, नहीं प्रेजेंट है, तो उस समय में प्रेसिडेंट के द्वारा इसका नियुक्त किया जाता है। किसका, तदर्थ न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है। तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये फ्रांस के न्याय प्रणाली से प्रेरित है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनता है। देखिए जैसे कि आपका आर्टिकल 348 में बताया गया है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई काम हो या आपका हाई कोर्ट में कोई काम हो या गवर्नर के द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया जा रहा हो या राष्ट्रपति के द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया जा रहा हो, तो वो सभी में जो भाषा होगा कौन सा, तो इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भाषा ही होगा। ठीक है, कामकाज के लिए। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कौन से आर्टिकल में, तो 348 आर्टिकल में है ये। ठीक है, जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट का कामकाज, हाई कोर्ट का कामकाज, गवर्नर के द्वारा अध्यादेश, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश, ये सभी आपका अंग्रेजी भाषा में ही होगा। अगला देखिए, अगला है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अनुच्छेद 356 के तहत प्रच्युत होने वाली पहली सरकार किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला था एक्चुअली ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि केरल हो जाएगा, जो कि 1959 में यहाँ गैर कांग्रेसी सरकार बना था इस टाइम में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि फर्स्ट टाइम जो है ये कहाँ पे लगा था प्रेसिडेंट रूल, तो 1951 में लगा था। पंजाब का एक राज्य था पेप्सू, वहीं पे लगा था। ठीक है, अगर हम बात करें 356 में राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट रूल जो है ये मैक्सिमम 3 साल के लिए लगता है, लेकिन इसको जिस दिन लग जाता है उसके 60 दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इसको पारित करा लेना पड़ता है। अगर हम बात करें यहाँ पे 3 आर्टिकल आता है, एक तो 352 आता है आपका, 356 जो अभी हम डिस्कस कर दिए, और एक होता है 360। 352 में क्या आता है, नेशनल इमरजेंसी आता है। ठीक है, और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल आता है, जो अभी तक एक बार भी भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। क्या कह रहा है कि जैसे कि सूर्य ग्रहण यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है, मतलब कितना देर लगता है, तो ये लगभग कितना 7 मिनट होता है। तो 7 मिनट को अगर सेकेंड में गुना कीजिएगा तो 60 से गुना कीजिएगा तो 7 से कितना हो जाएगा 42, यानी कि 420 सेकेंड हो जाएगा। कितना, 420 आपका सेकेंड हो जाएगा। लेकिन इसके आसपास होता है, तो आसपास वाला ऑप्शन देख लीजिए, तो आपका 460 होता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि जैसे कि ये सूर्य ग्रहण जो होता है ना, ये मैक्सिमम 4 बार ही लगता है, लेकिन अगर एक साल में, लेकिन अगर ग्रहण की बात करें तो ये 7 बार मैक्सिमम लगता है, जिसमें सूर्य ग्रहण मैक्सिमम 4 बार ही एक साल में लगता है। अगर बात करें ये किस दिन लगता है, तो ये अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है, अमावस्या के। लेकिन ऑप्शन में एक और चीज़ रहता है, जैसे कि पूर्णिमा रहता है। क्या रहता है, यानी कि पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा, तो पूर्णिमा का दिन जो लगता है ये कौन सा, तो चंद्र ग्रहण। ठीक है,
चंद्र ग्रहण जो होता है किस दिन, पूर्णिमा के दिन लगता है, जबकि सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के दिन लगता है। और सूर्य ग्रहण तब लगता है जब आपका सन यानी कि सूर्य और अर्थ के बीच में चंद्रमा यानी कि मून आ जाता है, तब आपका सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन यहीं पे जब अर्थ चला जाएगा इसके बीच में, जैसे कि जो आपका सूर्य हो गया और मून के बीच में जब अर्थ चला जाएगा तब आपका कौन सा ग्रहण हो जाएगा, तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। समझ गए क्वेश्चन को अच्छे से। जो अभी जो ये फॉर्मेट लिखा गया है, ये फॉर्मेट जो लिखा गया ये आपका किसके लिए, तो सूर्य ग्रहण के लिए। और जब यहाँ पे सन यहीं रहेगा, ठीक है, और मून जो है आपका यहाँ और अर्थ बीच में आ जाएगा, तब इसको क्या बोलते हैं, तो चंद्र ग्रहण बोलते हैं। समझ गया क्वेश्चन को, आगे देखते हैं। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन जो है 26 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के संचित कोष में निम्न में से कौन शामिल किया जाता है। तो संचित कोष जो है ये आर्टिकल 266 में आता है और इसमें जो शामिल होता है, जैसे कि आपका जितना भी आय होता है ये भी शामिल होता है, ठीक है, संपूर्ण गैर कर आय होता है वो भी शामिल होता है, जो सभी प्रकार के ऋण होता है वो भी शामिल होता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमत में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे खरीदते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर खरीदता है। जब ये यहाँ लाभ से बात हो ना, लाभ कमाने की बात हो, तब इसका आंसर क्या होता है, बुल। ठीक है, बुल मतलब क्या कि यानी कि तेजड़िया। देखिए दो होता है शेयर बाजार में, एक तो होता है बुल और एक होता है बियर। जब शेयर गिरता है तब उसको क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं। शेयर गिरता है तो बियर, मतलब इसमें नुकसान होता है खरीदने वाला को। लेकिन जब शेयर बढ़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बुल यानी कि तेजड़िया। और जब गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं, मंदरिया। मंदरिया बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, मंदरिया बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाए, क्योंकि ये लाभ की बात कर रहा है। अगर इसी में घाटा की बात करता तो आंसर क्या हो जाता, बियर हो जाता। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 28 है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से यानी कि किस श्वेत पत्र कहा जाता है, किसे यानी कि किसे यहाँ पे होना चाहिए, किसे श्वेत पत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी जो रिपोर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो श्वेत पत्र बोलते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें ऑरेंज बुक, तो ऑरेंज बुक कहाँ का, तो नीदरलैंड का जो ऑरेंज बुक है। ब्लू बुक की बात करें तो ये आपका इंग्लैंड के यानी कि ब्रिटिश का जो मतलब बुक है, कौन सा, ब्लू बुक है, मतलब इस पर उसका दस्तावेजी कार्यक्रम होता है। अगर हम व्हाइट बुक की बात करें तो ये आपका जर्मनी का है। चलिए आगे देखते हैं, आपका आगे है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये गरीबों के कथकली के नाम से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओट्टन तुल्लम जो है ये आपका गरीबों के कथकली के नाम से जाना जाता है। और ये नाम जो है गरीबों के कथकली किसके द्वारा दिया गया था, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। और ये किस राज्य के, तो ये केरल राज्य के हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों भी है, ये भी आपका केरल से ही संबंधित है। लेकिन ऑप्शन डी जो है ये खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोहिनी अट्टम जो ये केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। और जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो मोहिनी अट्टम है किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे मोहिनी नाम भी आपको सुन करके लग रहा हो ना कि थोड़ा सा ऐसा मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब महिला के नाम जैसे लग रहा है ना कि मोहिनी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि स्फिंक्स जो है किस देश में स्थित है। तो ये जो है आपका मिस्र में है। ये पिरामिड है कहाँ पे, मिस्र में है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला आपका 31 नंबर है कि स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया। तो 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब ये बजट प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आर.के. शनमुखम सेट्टी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जबकि अगर हम बात करें गणतंत्र भारत के पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये आपका जॉन मथाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, जबकि मैक्सिमम बार अभी तक 10 बार बजट जो प्रस्तुत किया गया ये मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया। तो तीनों बात आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का पहला नेशनल पार्क है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1936 में इसका स्थापना हुआ था। और अभी इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई। तो इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1699 ईस्वी में किया गया। ठीक है, और ये गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे सिख धर्म के और अंतिम गुरु भी थे। 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी सिख धर्म के थे। ठीक है, इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, बिहार में। जबकि इनका मृत्यु जो है 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नादेर में कर दिया गया। कहाँ पे, महाराष्ट्र के नादेर में कर दिया गया। अगला देखिए, अगला आपका 34 नंबर क्वेश्चन है,
कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है। तो पहला जो रूसी क्रांति 1917 में हुआ था और इसको मार्च क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जबकि इसका दूसरा जो रूसी क्रांति था ये अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है और इसका एक और नाम है कि वाल्सेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है अक्टूबर क्रांति को, ठीक है। और इस समय लेनिन का सरकार था रूस में, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका अध्यक्षता जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, महाकश्यप के द्वारा किया गया था। जबकि उस टाइम में राजा थे कौन, तो अजात शत्रु थे, इनके देख रेख में हुआ था। जबकि ऑप्शन अगर हम बी की बात करें तो ये नागसेन है, ये बौद्ध के बहुत बड़े विद्वान थे, बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे ये, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया मिलिंद पनाहो, किसके द्वारा लिखा गया, नागसेन के द्वारा लिखा गया मिलिंद पनाहो, ठीक है। एक चीज़ और आप याद रखिए, जैसे कि बुद्ध धर्म के जो मृत्यु हुआ था ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था और कुशीनगर में हुआ था, और किस जनपद में हुआ था, तो मल महाजनपद में हुआ था 80 वर्ष के उम्र में। और दोस्तों ये सब रिवीजन करने के लिए भी हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है, तो वहाँ से रिवीजन भी करिएगा। देखिए अगला आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे कि यानी कि इल्बर्ट बिल के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो इसमें से क्या सही नहीं आपको पहचाना है। सबसे पहली बात, इल्बर्ट बिल जो आया था भारत में 1883 में आया था और ये इस समय भारत में गवर्नर कौन था, तो रिपन था, ठीक है। और ये पास नहीं हुआ था, क्या ये पास नहीं हुआ था, इल्बर्ट बिल जो है ये भारत में पास नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसके बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पे पास हो गया था, तो नहीं, इल्बर्ट बिल भारत में पास नहीं हुआ था। जबकि इसमें इल्बर्ट बिल विवाद के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद में मतलब थोड़ा सा विकास ज़्यादा हुआ। उसके बाद ऑप्शन बी में है क्या कि इल्बर्ट बिल के तहत भारतीय जज यूरोपियों की सुनवाई कर सकते थे, तो हाँ ऐसा लिखा हुआ था उस बिल में, इसीलिए यूरोपियों ने इसको बहुत ज़्यादा विरोध किया और ये पास न हो सका भारत में। अगला देखिए, अगला आपका 37 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को कालक्रम में सजाइए, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में इसका शुरुआत हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये 13 अप्रैल 1919 को, जबकि रोलेट एक्ट की बात करें तो ये 6 अप्रैल 1919 को आया था। इसी के बाद जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अगर हम खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये आपका 1919 के यानी कि जून जुलाई में हुआ था। तो सबसे पहले क्या हो गया, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका क्या, तो 2 हो जाएगा कि रोलेट एक्ट आया, उसके बाद आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो खिलाफत आंदोलन। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों हम एक बात आपसे ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो देखिए वीडियो शॉर्ट करने का 2 तरीका है, या तो मैं सीधे आपको क्वेश्चन आंसर बता दूं, कोई भी मतलब इसमें जो भी मैं लिखता हूं वो ना लिखूं, मेहनत ना करूं, तब शॉर्ट हो सकता है। और दूसरा ये कि मैं आपको मतलब क्या करूं कि जैसे कि जो पूरा जो टेस्ट है ना इसको मैं 2 पार्ट में बांट दूं, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा बेस्ट यही होगा कि जैसे कि इसमें 75 क्वेश्चन होता है, जिसमें आपका जीके, ठीक है, उसके बाद आपका करेंट, उसके बाद आपका साइंस, सब कुछ जो आपके एग्जाम में है वो रहता है। तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि 2 पार्ट में ही कर दूँ, जैसे कि 38 क्वेश्चन आपको इसमें करा दिए, आपको बच जो क्वेश्चन जाएगा जैसे कि आपका 37 क्वेश्चन और बच जाएगा, तो उसको हम अगले पार्ट में करा देते, क्योंकि देखिए कंटेंट तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप टिकटॉक जैसे 15 सेकेंड 20 सेकेंड के वीडियो देख करके सचिवालय सहायक में सिलेक्शन हो जाता है, तो 13 लोग फॉर्म भरें, सबका हो जाता है ना। सिलेक्शन कितना लोग का होना है, लगभग 2000 लोग का होना है, तो मतलब आपको स्पेशल मेहनत करना पड़ेगा। और मैं ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं काफ़ी अच्छे से और काफ़ी अच्छे कंटेंट, एक तो सबसे पहली बात कि प्लेटफॉर्म का ये कंटेंट है, तो कंटेंट अच्छा है, उसके बाद इसमें हम कुछ ना कुछ आपके लिए एडिशनल भी करते हैं। जैसे कि आप खुद ही सोचिए ना, 38 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना, 40 क्वेश्चन, ये लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो इतने देर में ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिल रहा है। उसके बाद आपको PDF दे रहा है रिवीजन करने के लिए, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक है, जिसके वजह से मैं आपको सब कुछ अच्छे से टाइम से प्रोवाइड करते रहूँगा। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ, देखिए आपके कंटेंट पूरा तैयार है, देखिए यहाँ पे सारा कंटेंट आपके लिख के तैयार है, लेकिन इसको हम दूसरे वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो भी साइंस का है वो सब कुछ यहाँ पे लिख करके बिल्कुल तैयार है, लेकिन हम इसके लिए आपको वीडियो एक और बना देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो ना आप सही से देख पाइएगा, ठीक है, और ना इसका कोई बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और दूसरे वीडियो में हम आपको इसका जो आपका 37 प्रश्न बच गया उसको हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा लेट से नहीं, बस
इसके थोड़े देर के बाद हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप छोटा छोटा वीडियो को अच्छे से देख सकें। ठीक है, देखिए कंटेंट में कमी करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए कंटेंट पूरा रखते हैं, वीडियो ही 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।